पता नहीं क्या है उस लड़की में कि सब उसके लिए ऐसे पागल हो जाते हैं। अर्चित, रिहान और अब अभिराज खुराना भी। बस मैं हूँ जो उसको उसकी औकात दिखाता था, दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। चेहरे पर गुस्से के भाव प्रकट होने लगे। गुस्से में मुट्ठी झटकी और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस दिन की घटना के बाद अभिराज आहाना पर नज़र तो बराबर रखता ताकि भूमि या रुद्र प्रताप उसके आसपास आकर उसे परेशान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर सके। पर अब वह खुद उससे मिलने की कोशिश नहीं करता। उसे अपना बिजनेस भी देखना है जिससे उसे प्यार है। आहाना की वजह से कुछ दिन की ढिलाई बरती, पर अब फिर से खुद को उसमें व्यस्त कर लिया। कभी कभी रात के समय आहाना से बात कर लेता है। दिन में वह भी बिजी रहती है। उसके पास काफ़ी काम है। कई कंपनीज के एड्स शो और उसकी कंपनी के शो में ही व्यस्त रहती है। उस दिन के बाद भूमिक से भी आमना सामना नहीं हुआ। अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर देश गया हुआ है, तो आहाना भी आधी मुश्किल कम हो गई है। तो अभिराज भी निश्चिंत है। आहाना भी अब अपने लिए खुद का घर लेना चाहती है। उसके लिए पर्याप्त सेविंग भी हो चुकी है। उसे गाड़ी की भी ज़रूरत है, किंतु पीजी में अलाउड नहीं है, तो उसे फ्लैट रेंट पर लेना पड़ेगा, जो वह नहीं चाह रही। पहले उसकी प्रायोरिटी एक फ्लैट लेना है जो उसका अपना हो। रात का समय था। आहाना और अमोली सोने की तैयारी कर रही थी। अमोली, हाँ, मैंने तुम्हें फ्लैट देखने को कहा था, तूने कोई फाइनल किए? हाँ, देखे हैं, एक दो फाइनल किए हैं जो तेरे बजट में आ सकते हैं। वह उसे दिखाने लगी। आहाना उनमें से एक तो सेलेक्ट करके एक फाइनल कर देती है। अब तो तू भी यहाँ से चली जाएगी, अमोली मायूसी से बोली। तू भी चल मेरे साथ। मैं भी अपने में ही जाऊंगी, पर कुछ ढंग का काम मिल नहीं सक रहा है। बस छोटी मोटी कंपनी के 1-200, उसके भी कभी पैसे मिलते हैं, कभी नहीं। उसके चेहरे पर असफलता की मायूसी साफ झलक रही थी। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैनेजर से बात कर ली है, कल तुझे बुलाया है। क्या? सुनकर अमोली उछल पड़ी। हाँ, ये कैसे संभव हुआ? कंपनी की प्राइम मॉडल बनने की राह पर हूँ। इतनी तो कंपनी ने मेरी भी चलेगी। पैरवी के नखरे से कंपनी परेशान थी, तो उसकी कंपनी से छुट्टी कर दी गई। उन्हें कुछ नई मॉडल्स की ज़रूरत है। मैंने तेरे फोटोज़ दिखाए जो उन्हें पसंद आ गए हैं। कल मेरे साथ चलना है, मैं तुझे मैनेजर से मिला दूंगी। थैंक यू। वह उसका हाथ चूमती है। मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ जाने से पहले तू भी सेट हो जाए, आहाना बोली। दोनों इस मुद्दे पर बात करते करते सो भी गई। अगले दिन आहाना अमोली दोनों कंपनी ऑफिस पहुँचे। आहाना ने उसे मैनेजर से मिलाया, तो उन्होंने उसे कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने को कहा। अपनी असिस्टेंट से पता चला कि एक ज्वेलरी कंपनी की एक तरफ से उसे शाम के समय शो के लिए जाना पड़ेगा। अमोली को वापस भेजकर शाम के समय वह कंपनी की गाड़ी से उस जगह पहुंच गई जहां शो होने वाला था। शो एक होटल में रखा गया था। पहुंचने के बाद उसे पहनने के लिए ट्रांसफ्यूम दिया गया। ब्लैक कलर का सिंगलिंग ड्रेस था, फ्रंट से डीप नेक और बैकलेस। मॉडलिंग कैरियर ऐसा कैरियर है जिसमें मॉडल कपड़ों पर आपत्ति नहीं उठा सकते। जैसा भी कॉस्ट्यूम दिया जाए, पहनना पड़ता है। उसे वह ड्रेस खास पसंद तो नहीं आया, पर इतनी जल्दी उस दूसरे ड्रेस का प्रबंध भी नहीं हो सकता था। ड्रेस काफ़ी खुला खुला था। उसके पूछने पर बताया गया कि बेकनीज की वजह से ऐसा कस्ट्यूम सेलेक्ट किया गया है जो वह पहनने वाली है, ताकि उसकी खूबसूरती उभर कर आए। कुछ देर बाद नेक पीस उसके पास आया। पूरे गले को कवर करता डायमंड सेट था। लश्कारे मारता वह डायमंड सेट अपनी कीमती वजह से आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर, परंतु अमीर लोगों का शौक का विषय बनने वाला है। वह आहाना के गले में आकर अधिक खूबसूरत और कीमती हो गया था। खूबसूरत ढांचे में ढली उसकी काया मानो कोई खूबसूरत मूर्त जिसके लिए ही यह हार डिजाइन किया गया हो। उसे पहनने के बाद वह स्टेज पर आ गई। लाइट ऑफ कर पूरे स्टेज को अंधेरा किया हुआ था। वह आकर स्टेज के फ्रंट पर खड़ी हो गई। लाइट ऑन हुई तो आहाना के चेहरे को ढकता झीला काला कपड़ा था जो उसकी ब्लैक ड्रेस से मैचिंग था। उसका एक हाथ हवा में लहर रहा था, तो दूसरा कमर के पास। वह पीछे तरफ हल्की झुकी तो पूरे स्टेज में एक नेक पीस लश्कारे मार रहा था कि उसके आंखें चुंधिया गई। यह पूरा सूट
लाइव था। कई इंटरनेशनल चैनल इसे लाइव दिखा रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। स्टेज पर सॉन्ग चल रहा था जिस पर खड़े खड़े ही डांस के कुछ स्टेप भी करने थे। तेज हवा चलाई गई और कपड़ा उड़ गया। उसकी खूबसूरती का नेक पीस की वजह से कई गुना अधिक बढ़ गई कि वहाँ खड़ा हर शख्स उसे ही मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उसके बाद एक तो स्टेप और थे जो उसने किए जिसका मकसद मात्र हार का प्रदर्शन ही था। कुछ देर बाद सॉन्ग बंद हुआ तो शो भी समाप्त हो गया। तो बाकी लोग स्टेज पर आने लगे, जिनमें कंपनी मालिक आर्यन सूद भी थे। उम्र यही 28-30 के करीब, अच्छी खासी पर्सनालिटी के साथ खुशनुमा व्यक्तित्व के मालिक। डायमंड कटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको संभालने का सारा दारोमदार उन पर है। कंपनी सूरत और मुंबई में है, पर शोरूम देश और दुनिया भर में फैले हैं। फोटो सेशन और मीडिया के सवालों का सिलसिला खत्म हुआ तो आहाना काफ़ी थक गई तो एक साइड टेबल पर बैठ गई। आर्यन सूद भी उससे मिलने की इच्छा लिए आ गए। हेलो एना, वह मुस्कुराया। हाय। औपचारिकता के लिए वह उठ खड़ी हुई। मैं तुमसे मिलना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय मैं कंट्री से बाहर था तो मिल नहीं पाया। तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। एना हमारी कंपनी की मॉडल है और मैं ही उससे मिलने को तरस गया था। उसके यह कहते ही आहाना बस मुस्कुरा दी। उसके बाद उसने बातों का जो सिलसिला शुरू किया तो थमा नहीं। तुम हमारी कंपनी की मॉडल हो, वो प्रोफेशन है। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते हैं? कुछ देर की बातों के बाद वह बोला, या ऑफ कोर्स। आहाना ने सहमति दी। थैंक यू, पर ऐसे नहीं। फिर कैसे? मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। ओके। उसने सहमति दी। थोड़ी देर बाद उसी होटल के एक टेबल पर दोनों बैठे थे। आर्यन सूद ने इशारा किया तो वेटर थाली में रखा एक बॉक्स ले आया। उसने बॉक्स लिया। अब उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बॉक्स खुला देख आहाना आश्चर्य में थी। उसमें एक डायमंड नेकलेस सेट था। ये क्या है? मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मैं नहीं ले सकती। लेना तो पड़ेगा। आहाना के इनकार करने के बावजूद उसने रिक्वेस्ट की तो आहाना लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर वह उठ खड़ा हुआ, नेकलेस हाथ में लिया और उसके पीछे आकर उसके गले में पहनाने लगा। आहाना ने इनकार करना चाहा पर कर नहीं पाई। वह गले के पीछे से आकर उसका हुक लगाने लगा। आहाना को अपनी गर्दन के पास उसकी सांसें महसूस हो रही थी। लगा जानबूझकर इतने करीब आ रहा है। नेकलेस पहनाने के बहाने उसने उसके गर्दन के पास और पीठ पर बहाने से अंगुलियां भी फेरी। आहाना इस सब में बहुत असहज हो गई। नेकलेस पहनाते समय हो गया होगा, अन्यथा काफ़ी जेंटल लग रहे हैं। खुद का ही मन मनाती वह खुद को सहज करती है। मैं खुद से पहन लूँगी, उसने कहा तो आर्यन सूद जैसे मदहोशी से लौटा हो। मैं पहना रहा हूँ, बोलते हुए जुबान लड़खड़ा गई। वह नेकलेस पहनाने के बाद उसके दोनों कंधों को हल्का सा दबाता है। आहाना ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। आंखें में कई भाव तैरते नजर आए। ऐसी नज़रों का सामना कई बार कर चुकी है। डर लगता है, असहज होने लगी, लेकिन वह उसका प्रोफेशन है। कब तक भागेगी? लोगों को डील करना सीखना पड़ेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी की मॉडल है, खूबसूरत है। कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाए ये कोई ताज्जुब नहीं। उसे इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। तो वह असहज होने की कोशिश करने लगी। वह वापिस बैठा, नज़रें लगातार उसे ही घूर रही थी। वह बार बार अपना ड्रेस ठीक करने लगी। वह बातें करने लगा। बातों बातों में उसका हाथ भी पकड़ा। कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होता देख आहाना ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ गप्पे मारने नहीं आई, खाना भी खाना है। उसे भूख भी लग गई है। खाना शुरू करें, उसके कहते ही उसकी टकटकी बांध देखती नज़रों का ध्यान टूटा। हाँ, क्यों नहीं? उसने खुद को असहज होने से संभाला। वेटर को खाना लगाने का इशारा किया तो दो वेटर आकर खाना लगाने लगे। उसी समय उसके बैग में रखा फ़ोन घनघर की आवाज़ के साथ वाइब्रेट होने लगा। बैग खोलकर फ़ोन देखा तो अभिराज की कॉल आ रही थी। चौंक गई। रिसीव किया तो उसके हेलो बोलते ही अभिराज के सवालों की मशीन नगर तड़तड़ाती शुरू हो गई। आर्यन सूद के साथ क्या कर रही हो? उसके बात करने का टोन कुछ अलग ही था, जैसे गुस्से में हो। वह ऐसे टोन में कभी बात नहीं करता था। क्या वजह हो सकती है? मौके की नगाजा समझ वहाँ से उठकर एक किनारे चली गई। मेरा शो था, उसने सफाई में कहा। जानता हूँ शो था,
तो शो के बाद निकल जाना था। अब तक क्या कर रही हो वहाँ? ज़्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं। नसीहत थी या कुछ और? आहाना को समझ न आया। डिनर करके निकलूंगी, अभी निकलो। उसकी आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था, मानो उसे आदेश दे रहा हो। अभी नहीं। उसने नेकलेस पहनाया तो तुम झुक रही हो। अविराज के बोलते शब्द गरम पिघले शीशे से कान में घुसे। आपको कैसे पता कि उन्होंने मुझे नेकलेस दिया? जैसे भी पता हो, बाहर निकलो वहाँ से। उसका सुर काफ़ी रूखा सा था। नहीं, मैं बिना डिनर किए नहीं जा सकती। आहाना ने उसकी बात नकार दी, जो सुनना अभिराज को अच्छा नहीं लगा। आहाना, मैंने कहा बाहर निकलो। उसकी आवाज़ में काफ़ी गुस्सा झलक आया। तो आहाना फ़ोन बंद करती है, वापस आकर बहाना बनाती है, सॉरी मिस्टर सूद, बहुत अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। सुना तो आर्यन सूद का चेहरा उतर गया। डिनर करके चली जाना। उसके स्वर में आग्रह था, जिसे टालना उसके लिए मुश्किल था। आप कीजिए, एक वादे के साथ। क्या? डिनर बेकिंग रहेगा? ओके ज़रूर, एंड थैंक्स मुझे समझने के लिए। उसकी बात पर उसके होठों पर फीकी मुस्कान थी, उस झल्लाहट को छिपाने जो आहाना ने के यूं बिना डिनर के जाने से उसके चेहरे पर आ रहे थे। आहाना होटल से बाहर निकली और अविराज को कॉल करने को हुई की तभी गाड़ी वहां पर रुकी। उसका हाथ गाड़ी में खींच लिया। जब तक वह संभलती देखा, अविराज था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वह खींच गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे देख उसे खास खुशी नहीं हुई, तो गुस्से में बोली, जो तुम कर रही थी, मेरा शो था तो शो के बाद वापस चली जाती, पर तुम क्या कर रही थी? उसके साथ डिनर। अविराज के चेहरे पर झल्लाहट साफ झलक रही थी, जो देखना आहाना के लिए तनिक अस्वाभाविक सा है। अविराज का वह वैसा कभी नहीं होता था। मिस्टर सूद ने डिनर के लिए कहा तो मना नहीं कर पाई। वह धीमे स्वर में सफाई देती कहती है, उसने कहा एंड तुम रेडी हो गई। ऐसे तो कितनी ही कंपनियों के साथ कांटेक्ट है, सबके ऑनर के साथ डिनर पर जाओगी। कहना कहना क्या चाहते हैं? वो बंदा सही नहीं है। आप उनसे बिना मिले ही जज कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। वो जब तुम्हें जैसे नेकलेस पहना रहा था तो उसने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। उसकी आवाज़ हल्की सी दब गई। आपको कैसे पता? आहाना ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। मैंने देखा, आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मुझ पर नज़र रख रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आहाना चिढ़ती बोली, फॉलो नहीं कर रहा था, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। और यहाँ बिजनेस मीटिंग पर था। मेरी भी वहाँ बिजनेस मीटिंग ही थी। बिजनेस मीटिंग में गिफ्ट नहीं दिए जाते। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देता हूँ तो तुम लेती नहीं हो। उसका हाथ पकड़ता है। एक ब्रेसलेट दिया था, वो भी नहीं पहनती, और उसने पहनाया और तुमने उसका दिया ये नेकलेस पहन भी लिया। गिफ्ट लेने का शौक था तो मुझसे कहती, मैं इससे भी अधिक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता। उसके ये कहते ही अचानक आहाना के चेहरे के रंग बदल गए। गाड़ी रोकिए। क्या कह रही हो? अब अविराज थोड़ा सकपका सा गया। गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। उसके कहने के बावजूद अविराज गाड़ी नहीं रोकता। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकिए। उसने सुर ऊंचा किया। गाड़ी रोकी तो वह गाड़ी से उतर गई। आहाना तो बुरा मान गई। मेरा वो मतलब नहीं था। सब मुंह में रह गए। आहाना उसे अनदेखा करती आगे चली गई थी तो वह भी गाड़ी से उतर गया। आहाना रुक जाओ, वह तेज आवाज में बोलकर रोकने का निरर्थक प्रयास में बोला, पर उसने पीछे पलटने की जहमत उठानी भी जरूरी नहीं समझी। न जाने ये लड़की बुलेट ट्रेन बनी कहाँ भाग रही है, समझ नहीं आ रहा है। वह उसके पीछे होता बड़बड़ा रहा था। पूछ ही तो रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की। वो अच्छा आदमी नहीं है, वह बोल तो रहा था, पर शब्द हवा में उड़ रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं था। आहाना के कदम रुके तो पाव भाजी वाले के आगे, भैया पाव भाजी दे दो। उसने पाव भाजी वाले को बोला तो उसने बनाया और कागज की प्लेट में डालकर उसे थमाने लगा। मिर्ची तेज होनी चाहिए, उसने कहा तो उसने और डाल दी। उसकी तरफ बढ़ा दी। और डालो। उसने और डाला और उसके हाथ में थमाया तो वह उसे लेकर आई, साइड लगी एक बेंच पर बैठ गई और पाव भाजी खाने लगी। अविराज ने उसे बैठकर खाते देखा तो उसके साथ बैठ गया, पर वह उसे अनदेखा कर पाव भाजी खा रही थी। भूख लगी तो बोलना था, ऐसे क्या बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। बोलती हुई वह हंसा, पर आहाना नहीं। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं।
उसमें इतनी तीखी मिर्ची थी कि मुंह से सी सी के साथ आंखों से पानी निकल रहा था, पर वह तीखी लगातार खा रही थी। अविराज उठकर गया और एक पानी की बोतल ले आया। उसने एक बोतल उसकी तरफ बढ़ाई तो वह इनकार करती है। वह जबरन देने लगा तो उठकर बोतल पलट दी। वह उसे वापस उठा कर लाया, बोतल का ढक्कन खोला और बोतल उसके मुंह पर लगा दी। पियो, अपना मुंह छलनी हो जाएगा। उसकी जिद से वह खींच गई, पूरी ताकत लगाकर बोतल दूर फेंक दी और खाने लगी। जब वह खत्म हो गया, दंदनाती गई और भी तीखा बनवा कर ले आई और खाने लगी। अविराज के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि उसे क्या हुआ है। मुंह जल रहा है पर लगातार खा रही थी, साथ में सुबह भी रही थी। वह जेब से हैंकी निकालता है और उसके आंसू साफ करता है, पर वह उसे इग्नोर कर रही थी। उसने वह वाला पाव भाजी भी खत्म कर ही दिया। फिर से उठकर जाने लगी तो अविराज ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। ऐसे कितना खा रही हो, जैसे वर्षों से भूखी हो, और इतना तीखा कौन खाता है। वह झुंझुला गया। मैं खाती हूँ और भी खाऊंगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले। वह अपना हाथ छुड़ा लेती है। कमान से निकले तीर से भी तेज गति से रुकी तो पाव भाजी वाले के आगे ही। अब अभिराज भी खुद को रोक नहीं पाया। चलता हुआ उसके साथ ही थोड़ी दूर बना खड़ा हो था। थोड़ी अजीब सी लग रहा था है। आम लोगों के बीच ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, पर अनियमित ये थी कि किसने उस पर ध्यान नहीं दिया। भैया, एक और बना दो। आहाना की आवाज़ सुनकर पाव भाजी वाले ने उसे नजर उठाकर देखा। तुरंत पहचान गया। मिर्ची उतनी ही डालो। वह तंज में हंसी अपने काले होठों पर लाकर और फूली हुई टोन को कुछ अधिक फुलाकर कूद कर उसे देखने लगा। उससे भी ज़्यादा आहाना को उसका यूं हंसना अच्छा नहीं लगा तो गुस्से से बोली। अविराज ने सुना तो इनकार करता है। बिल्कुल भी नहीं, एक्स्ट्रा चिली बिल्कुल मत डालना। अविराज ने पाव भाजी वाले को रोका तो वह रुक गया। आहाना ने गुस्से से अविराज की तरफ देखा, चेहरे पर गुस्से वाले भाव चढ़ाए। भैया, और तीखा करो, बोलकर अविराज की तरफ देखने लगी। बिल्कुल नहीं, अगर तुमने और मिर्ची डाली तो मैं तुम्हारा स्टॉल यहाँ से फेंकवा दूंगा। अविराज ने गरजती आवाज में उसे धमकाया तो उसके मिर्ची छिड़कते हाथ ठिठक गए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं। वह नाक भौं सिकोड़ती बोली। रोकूंगा। उन दोनों की तू मैं से पाव भाजी वाला परेशान हो गया। कस्टमर को देखना छोड़ चुपचाप खड़ा हो उनकी लड़ाई देखने लगा। जब काफ़ी देर उन दोनों ने झगड़ना बंद नहीं किया तो वह परेशान हो गया। हाथ में उठाई मिर्ची का पैकेट गुस्से में उठाकर नीचे फेंक दिया। मिर्ची ही खत्म हो गई है, अब आप जा सकती हैं। वह उनसे झुलझुलाता बोला। आहाना दांत पीसती ठेले वाले पर भिनाई। उसे उस ठेले वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आप दोनों अच्छे घर से लग रहे हैं, अब झगड़ा हो गया है तो दोनों मियाँ बीवी घर पर सुलझाओ। यहाँ सड़क पर क्यों तमाशा बना रहे हो और मुझ गरीब का क्यों नुकसान कर रहे हो। उसके बोलने से दोनों को एहसास हुआ तो लोग उन्हें खड़े देख रहे थे, उनका झगड़ा देख रहे थे। दोनों हड़बड़ा गए। अब आहाना वहाँ से तेजी से चली गई। उसके पीछे पीछे तेजी से चलता अभिराज भी आ गया। आहाना, रुको, बात समझो। इतना तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम्हें रोक रहा था। वह उसके पास आया। वह अभी गुस्से में खड़ी थी। चलो, अब लेट हो रहा है। नहीं, नहीं चलोगी। नहीं, आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अविराज पीछे से आया, कमर से दोनों बाजुओं की पकड़ बना उसे ऊपर उठा लिया। चलो, छोड़ो मुझे। वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। चलो वापिस। नहीं जाऊंगी, कहकर वह पैरों को कुछ ज़्यादा ही टपटपाने लगी तो अविराज को उसे छोड़ देता है। सीधी तरह चल रही हो कि नहीं, मैं अभी और खाऊंगी। इतना क्यों खाना। आपने मुझे खाना नहीं खाने दिया और मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पहले बोलती, 7 स्टार में खाना खिलाता। मुझे यहीं पाव भाजी खाना है। खाना तो सिंपल खाती। इतनी मिर्ची क्यों खा रही थी। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं दूसरे स्टॉल पर खाऊंगी, कहती वह जाने लगी। जब वह नहीं मानी तो वह उसे वापस पकड़कर उठाकर बाएं कंधे पर रख लेता है। क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। वह छटपटाने लगी। अब उतर कर दिखाओ, बहुत बनने की कोशिश करती हो। आहाना थोड़ी देर छटपटाई।
उसने एक हाथ से उसकी पिछली टांग पर पकड़ बनाई और एक से उसके हाथ पकड़ लिए। स्वीटी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कोशिश बेकार है। उसके होठों पर मुस्कान थी। वह उसे गाड़ी के पास लाकर दरवाज़ा खोलता है, जबरदस्ती अंदर बिठा देता है और दूसरी तरफ से खुद भी अंदर आ गया। आहना गुस्से से गहरी सांसें भर रही थी। आहना, काम डाउन, गुस्सा थूक दो, वरना वलून जैसे फट जाओगी। उसके बोलने पर भी वह चुप रही। किस बात पर गुस्सा हो रही हो कि तुम्हें वहाँ से बाहर बुलाया? हाँ, इस तरह बीच में बुलाना क्या ठीक था? तुम उसके साथ डिनर पर क्यों गई, वो भी ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर? बैगनेस है, ये देखो, सब कुछ दिख रहा है। मैं उसकी कंपनी की मॉडल हूँ। मॉडलिंग के लिए जैसे कपड़े दिए जाते हैं पहनने पड़ते हैं। वह आंखें चिढ़ाती बोली। उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े दिए, शो के लिए पहने थे, उसके बाद चेंज कर देती। वो ऐसे नहीं हैं, वो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। वाह, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई। इट्स टू फास्ट। हाँ, तुम अब उससे नहीं मिलोगी, दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, शुभचिंतक हूँ, बल्कि दोस्त से बढ़कर हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, गर्लफ्रेंड? आहाना ने आंखें छोटी कर उस पर टिकाई। हाँ, मतलब पूरी नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड क्या हुआ? और मुझ पर ऐसे रौब झाड़ेंगे? ये जो उसने तुम्हें गले में नेकलेस पहनाया है मेरी आंखों में खटक रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं भा रहा तो आंखें बंद कर लीजिए। वो तुम्हें गलत तरीके से छू रहा था। मैं खुद उसे हैंडल कर सकती थी। इतनी छोटी बात पर उससे झगड़ा नहीं करती। ये मेरा प्रोफेशन है। लोगों को कैसे डील करना है सीख जाऊंगी। मतलब उसने छुआ क्योंकि तुम उसकी मॉडल हो। वो मुझे सिर्फ नेकलेस पहना रहे थे। तुम कल ही उसकी कंपनी छोड़ोगी। पर क्यों? मैं क्यों? उसने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा ही। मैं सब संभालूंगी। मतलब कि तुम ये नेकलेस नहीं उतारोगी। नेकलेस बीच में कहाँ से आ गया? आई डोंट लाइक दिस नेक पीस अराउंड योर नेक। आपको तो चिढ़ ही इस नेकलेस से है। सीधे से बोलो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वह गुस्से में भुनभुनाती जल्दी से उसे उतारने लगी। लो, आप ही रखो, अपनी नई गर्लफ्रेंड को दे देना। वह उसे उसके पास फेंक देती है, जिससे अविराज को गुस्सा आ गया। आना, डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम्हें मना कर रहा हूँ तो तुम कुछ भी बोलती रहोगी। अब इससे आगे कुछ भी बोली तो अच्छा नहीं होगा। मत भूलो मैं अविराज खुराना हूँ। वह रोबीली आवाज में बोला। एक पल को आहाना डर गई। डर को हलक के अंदर गटका। ऐसे क्या डरा रहे हो मुझे? देखी है मैंने आपकी पावर। बिजनेस टाइकून को पुलिस वाले ने भी नहीं पहचाना। एक दिन लॉकअप में काटा था। वह धीमी आवाज में निचला होंठ दबाते दांतों तले दबाकर कनखियों से उसे देखती बोली। तो उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। आहाना, तुम तो मुझे सीरियस ही नहीं लेती हो, कुछ समझती ही नहीं हो, बार बार मेरी इंसल्ट करती रहती हो। आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मेरी लाइफ जीने देंगे। मैं कब रोक रहा हूँ? मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो तो तुम आइंदा उस इंसान से नहीं मिलोगी जिससे मेरा मन होगा मिलूंगी। नहीं मिलोगी। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं क्यों आपकी बात मानूं? मैं कह रहा हूँ। और अब तुम अपना मुंह बंद रख करोगी, वरना मुझे बंद करना भी आता है। कैसे करेंगे बताइए? बताइए ना। लिप्स पर किस कर लूँगा। उसके ये कहते ही आहाना चुप होकर थोड़ी झेप गई। वह उसकी आंखों में देखने लगी। वह उसे बेकरारी से देख रहा था। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी तो उसे नजरें हटा लेती है। तुम ऐसे किसी आदमी के साथ डिनर पर नहीं जाओगी, और कोशिश की तो मैं ऐसे ही वहाँ आ जाऊँगा जैसे आज आया। आपको तो अपने बिजनेस से प्यार है, वो संभालिए। ऐसे क्या हर जगह पहुँचेंगे? हाँ, पहुँचूँगा। तुम्हारी केयर करना भी मेरा काम है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरा बिजनेस भूमिक रुद्र प्रताप पहले ही तुम्हें परेशान करते हैं, ऐसे करके तुम और मुसीबत मोल नहीं लोगी। ऐसा कब तक करेंगे? फॉर एवर। जब मैं शादी कर लूँगी तब भी, कहकर रहाना हंसती। तुम शादी करोगी? शादी नहीं करूँगी क्या? अब
जब अच्छे से सेट हो जाऊंगी फिर मैं भी शादी करूंगी, घर बसाऊंगी। ऐसी ज़िंदगी मेरा सपना कभी नहीं था। यह ज़िंदगी मैंने मजबूरी में चुनी है। मैं शादी करना चाहती हूँ, करवा चौथ का व्रत करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड की टाई भी बांधना चाहती हूँ और भी बहुत कुछ। यह वह अपने में खोती हुई बोली तो अभिराज भी उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। अचानक बोल पड़ा, नहीं, तुम कहीं शादी नहीं कर सकती। बोलते हुए उसके चेहरे के रंग बदल गए। आहना उसे हैरानी से देखने लगी। मौके की नगाजत समझ शब्द मोड़े, तुम मॉडल हो, मॉडलिंग करियर में इतनी जल्दी शादी नहीं करते। अभी जो तुम्हें हीरोइन भी बनना है, भूमिक से बड़ी हीरोइन, तुम्हें भूमिक से बदला नहीं लेना लेना है। शादी वादी इन बातों को क्यों सोच रही हो? एक में पकड़कर मन नहीं भरा। अब तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ तुम भी अब बॉलीवुड में जाओ, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनो, भूमिक से भी ज़्यादा सफल हो, वरना वो तुम्हें एक मामूली मॉडल समझकर इंसल्ट करता रहेगा और बाकी लोग भी। उसके बाद तुम्हें मॉडलिंग के लिए किसी के साथ डिनर पर नहीं जाना पड़ेगा। लोग खुद तुम्हें साइन करने का टाइम लेंगे और तुम्हें उसे साबित भी करना है कि तुम उससे बेहतर हो। मैं चाहूँ तो भूमि को तुम्हारे कदमों में ला सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम खुद उससे अपना बदला लो, उससे भी बड़ी बनकर। तुम चाहती हो उन सब से बदला लो जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया, उसे करो। जो भी तुम्हें मन में है सब करो, बस शादी छोड़कर। ऐसा हो पाएगा? हाँ होगा। मुझे एक्टिंग नहीं आती, सीख जाओगी। वह बोला। घड़ी में टाइम देखा, 10:30 बज गए थे। चलो अब, वरना मेरा सोने का टाइम डिले हो जाएगा। जब भी मिलती हो मेरा शेड्यूल बिगाड़ कर रख देती हो। मैंने कहा आओ, और आपको कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? आहाना ने पूछा। तुम्हारा शो लाइव चल रहा था, पास में ही बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था तो मिलने आ गया। चलें अब, उसने आहाना से पूछा। उसने सहमति दी तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसके साथ पीछे आ गया। वह पहुंचकर उसने उसे गुड नाइट कहा तो आहाना ने भी जवाब में गुड नाइट कहा और उतरने लगी। अविराज को वह नेकपीस वहाँ पर पड़ा था वो दिख गया। उसने वह हाथ में उठा लिया। आहाना, उसने आवाज़ दी। वह पीछे पलटी, उसे वापस देना चाहता था पर रुक गया। टेक केयर कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वह नेकपीस अभी भी उसके हाथ में था। उसने अपनी हथेली में मसल कर उसको तोड़कर फेंक दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं पता कि उसे सूद का आहाना को नेकलेस पहनाना अच्छा नहीं लगा कि उसने साथ डिनर करना, या फिर उसकी सुरक्षा न जाने क्या क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हफ्ते 10 दिन का समय और बीत गया। उस दिन के बाद अविराज और आहाना की मुलाकात नहीं हुई। अविराज आहाना का हर दिन शेड्यूल पर ध्यान तो रखता, पर वह उससे मिलने की कोशिश कम ही करता था है। हाँ, जब से आहाना मिली वह किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचता। वही उसके दिमाग कब्जाए बैठी है। जिसका कारण वह है यह वह समझ नहीं पा रहा था। यह जानबूझकर जुठला रहा है। आहाना भी उसे अपना मानती है, उससे हर दुख दर्द शेयर करती है, पर उसका पिछला कड़वा अनुभव उसे किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं दे रही। दोनों एक अजीब से बंधन में बंधे हुए हैं जो दोस्ती से तो अधिक है, पर किसी रिश्ते में भी नहीं बनना चाह रहे। सब कुछ सामान ही चल रहा है। आहाना ने अपने फ्लैट की डाउन पेमेंट कर दी है। अब जल्दी ही उसे फ्लैट की चाबी मिल जाएगी तो वह भी पीछे छोड़कर अपने फ्लैट में चली जाएगी। एक बहुत बड़ी गारमेंट कंपनी के शोरूम का इनॉग्रेशन रखा गया था, जिसकी वह मॉडल थी। आज का प्रोग्राम वही शेड्यूल था जिसके लिए वह कंपनी की गाड़ी से मॉल पहुंची। ड्राइवर गाड़ी पार्क करने लगा। पार्क करते समय गाड़ी वहां रुकी, दूसरी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में से एक सुंदर छरहरा नौजवान बाहर निकला। कद यही 6 फुट के करीब, छबीला सा वह नौजवान, अच्छा खासा किसी फिल्मी हीरो जैसा। हाँ, हीरो जैसा ही तो था। आंखों पर लगाए ब्लैक ग्लासेज हाथ में लिए उस तरफ के आने लगा तो आहाना हकी बकी हो उसे देखने लगी। समझ नहीं आया क्या प्रतिक्रिया दें। जिंदगी में इतना बड़ा झटका शायद ही कभी लगा हो जैसे अभी लगा। ये तो छोटे मालिक हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लगा धरती घूमने लगी है और वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी।
अरे देख रहे हो, सामने गाड़ी लगी है तो गाड़ी इतनी आगे लगाने की क्या ज़रूरत थी? पीछे भी रोक सकते थे। उनकी आवाज़ कानों में पड़कर अंदर तक समा गई। सको सुबह की गुंजाइश भी जाती रही। वही हैं, उनकी ही आवाज़ है। वे ड्राइवर से मुखातिब थे। गुस्से में होने के बावजूद आपा खोते हो यह बहुत कम ही होता था। जब तक बात असहनीय न हो, वही चिरपरिचित आवाज़। समय कितना बलवान है, कितनी चीज़ों के मतलब बदल कर रख देता है। कभी यही आवाज़ उसके कान में मंदिर में बजने वाले घंटे से भी अधिक सुखद और सुकून भरी लगती थी। मन में प्राकृतिक प्रसन्नता भी फैल जाती थी। पर आज छोटे मालिक भी वही हैं, आवाज़ भी। पर आवाज़ के कानों में पड़ने के बाद मन में दर्द भरी लहर दौड़ गई, जिसने जिस्म को पंगु, दिमाग शून्य सा कर दिया। दिल में जैसे तेज कांटा चुभा। दर्द इतना असहनीय जैसे पके फफोले पर किसी ने जोर से हाथ रखकर दबा दिया और दर्द से बिलबिला उठी। दिल में एक दर्द भरी चित्कार निकली, जिसे कान फटने वाला हृदय विदारक शोर दिमाग में उत्पन्न किया, जिसकी परिणीत आंसू की धार के रूप में हुई। वह किसी पाषाण मूरत सी चढ़ खड़ी थी। बस यही दिखा। वे ड्राइवर से पूछ रहे थे, कौन है गाड़ी का मालिक? ऐना मैडम। ड्राइवर ने उसकी तरफ उंगली का इशारा दिया तो वे उसकी तरफ आने लगे। सामना करने की हिम्मत जुटाने टेक गई, तुरंत मुंह फेर लिया। शरीर साथ नहीं दे पाएगा, कहीं वो आपा न खो दे। और गुस्से में उनका गिरेबान पकड़ना झिझकोड़ने लगे कि क्यों किया उसके साथ ऐसा? कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। क्यों उसकी आशाओं का गला घोंटा? क्यों रौंदा उसके जज्बातों और विश्वासों को? क्यों प्यार में इतना आगे बढ़ने पर उसे धोखा दिया? क्यों नहीं आए उसे लेने? पूछे किससे? अभी तो उसे खुद को समझाने में ही वक्त लग रहा था कि क्या वे वाकई में सच है। सच है तो उन्हें देखकर भी वह खड़ी कैसे है? एक्सक्यूज मी, उन्होंने पुकारा पर वह नहीं पलटी। ऐसा शायद पहली बार है। छोटे मालिक ने पुकारा और उसने अनसुना कर दिया। एक्सक्यूज मी मिस, वो गाड़ी आपकी है क्या? ड्राइवर से कहिए उसे हटाए। मेरी गाड़ी की बैक लाइट भी टूट गई है। वे उससे बोल रहे थे। वह बोलना चाहती थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी। मुश्किल से होंठ खुले, जुबान को हिलाया। मैं बोल देती हूँ, हट जाएगी गाड़ी और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। बस उसे कह दो गाड़ी हटा दे। गलती हुई है, गलती की सज़ा भी होती है, इसलिए आपका जो भी नुकसान हुआ है भर दिया जाएगा। आप जाइए, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ गाड़ी हटा देगा। क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? आहाना की आवाज़ सुनकर उनकी आवाज़ भी मध्यम सी हो गई। पर आहाना नहीं पलटी, बल्कि चलती हुई मॉल की तरफ आने लगी तो उसे जाता देख कंधे उचकाकर बड़बड़ाया। शक्ल दिखाने में क्या जा रहा था? बड़ी अजीब लड़की है। वापिस मुड़ा, ड्राइवर के पास गया और पूछा, कौन है वो? ऐना मैडम हैं, मशहूर मॉडल। अच्छा मॉडल हैं, तभी इतना एटीट्यूड भरा हुआ है। बाय द वे, गाड़ी हटाओ। वह थोड़ा पीछे हट गया। उसके कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी। आहाना मॉल के अंदर तो आ गई, पर उसे जानना था प्रांजल के साथ वंशिका भी आई है क्या? और प्रांजल मुंबई में क्या कर रहे हैं? वह सो के होस्ट को फ़ोन करके वह कह देती है कि वह थोड़ी लेट हो जाएगी तो प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दे और खुद मॉल के एंट्री गेट पर के पास ही एक किनारे खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। उस पर लगे बड़े से शीशे से बाहर का सारा दृश्य दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़रों ने वो देखा जो देखना किसी के लिए भी बेहद तकलीफ दे हो। सच को पीठ पीछे स्वीकारना गलत बात है और उसके सामने आने पर स्वीकारना दूसरी बात। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। वो स्वीकार चुकी थी कि छोटे मालिक उसके नहीं रहे, वो उनकी नहीं रही। पर जब वह साक्षात सामने आकर खड़े हैं तब इस सच को स्वीकारना अग्नि परीक्षा सा है, जो गाड़ी में से वंशिका को उतरते देखकर और अधिक मुश्किल हो गया है। लंबी छहररी वंशिका घुटनों तक की फ्रॉक टाइप वेस्टर्न वेयर पहने हमेशा की तरह एलिगेंट लुक में थी। उसको छोटे मालिक के साथ देखकर सच स्वीकारना जैसे जहर का घूंट पीना हो गया है। वंशिका गाड़ी से उतरी और अपने लंबे स्ट्रेट वालों को एक हाथ से कान के पीछे करती है।
ड्रेस को थोड़ा सेट किया और मुस्कुराते हुए प्रांजल का हाथ पकड़ लिया। अब ये दोनों मॉल की तरफ ही आने लगे। अपने प्यार को किसी और का हाथ थामे देखने जैसा हृदय विदारक और दिल चीरने वाला दृश्य संसार में अन्य कुछ नहीं हो सकता। मन दहाड़े मारकर रोने कर रहा था। दिल के जख्म जो कब से नसूर से बन गए थे, यह दृश्य देख उनसे मानो दर्द रिश्ने लगा, जो अब उसके लिए असहनीय होने लगा। वो फपक पड़ी। वे दोनों हाथ थामे मॉल के अंदर आ गए और एक जगह पर रुककर कुछ डिस्कशन करने लगे। लोगों की भीड़ में आहाना का खुद को उनकी नज़र से बचाना मुश्किल न था, क्योंकि वे बातों में मशगूल थे। फिर भी चोर मन वे उसे न देखे। मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। थोड़ी देर बाद देखा वे गारमेंट्स सेक्शन की तरफ जा रहे थे। न चाहते हुए भी पैरों का रुख भी उस तरफ मुड़ गया। आंसू साफ किए, बैग से मेकअप किट निकाला, ब्रश निकालकर चेहरे पर फेर कर आंसुओं के निशान साफ किए, लिप शेड ठीक किया, दिल का लोहे सा मजबूत किया और उस तरफ ही आ गई जहां वे दोनों गए थे। दोनों कपड़ों की एक मशहूर बैंड शॉप पर गए, जहां वंशिका ने 2 ड्रेस सेलेक्ट भी कर लिए। आहाना थोड़ी देर शॉप से बाहर खड़ी रही। उसके बाद जैसे ही शॉप के अंदर आई, शॉपकीपर की नज़र उस पर पड़ी तो वह सब काम छोड़कर उसकी तरफ लपका। चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। अरे एना जी, आप हमारी शॉप पर आइए। क्या मंगाऊं, ठंडा गरम या कुछ? नथिंग, वह मुस्कुराई। कुछ तो लीजिए, उसने औपचारिकता की। आहाना ने इनकार किया। अच्छा बताइए, क्या दिखाऊं आपको? अभी जो लेटेस्ट डिजाइन में पीस आए हैं वो दिखाइए। उन दोनों को बिल्कुल अनदेखा करने का नाटक करती बोली। अभी रुकिए, शॉपकीपर बोला और एक से बढ़कर एक डिजाइन ड्रेस उसके आगे रखने लगा। वह उसे पूरे मन से ट्रीट कर रहा था। आहाना को कपड़े दिखाने व्यस्त होता देख वंशिका चिढ़ गई। ओह एक्सक्यूज मी, पहले हमारा हिसाब बराबर कीजिए, वंशिका शॉपकीपर से बोली। फिर आहाना को गौर से देखने लगी। वही प्रांजल की तो नजरें जैसे उसके चेहरे पर चिपक कर उसमें पूरी तरह पुरानी अल्हड़ सीधी सादी साधारण पहनावे में उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आने वाली आहाना को ढूंढ रही थी। पर वह आहाना दुनिया के दिए जख्मों और बेरहम वक्त के थपेड़ों से ऐना बन गई है। मुंबई ने उसे इतना बदल कर रख दिया है कि एक नज़र में उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और आहाना मुंबई में कैसे हो सकती है? व्यक्तित्व में इतना बदलाव? कहाँ वो गरीब साधारण कपड़ों में लिपटी आहाना, कहाँ ब्रांडेड वेस्टर्न ड्रेस से सजी एना? किसी को भी यह बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। 1 मिनट दीजिए प्लीज़, ऐना जी को दिखा दूँ, फिर आपका हिसाब भी करता हूँ। शॉपकीपर द्वारा अपनी उपेक्षा और उसके जवाब को पहचाना वंशिका के लिए बस में न था। मुंह बनाया पर मन मसोर कर खड़ी थी। अगर मुझे ड्रेस पसंद न होता तो मैं इसे दिखाती कि मुझे इग्नोर करने का अंजाम क्या होता है, वंशिका मन में बड़बड़ाई। शॉपकीपर ने कई सारे ड्रेसेस उसके आगे रखकर हटा दी, पर आहाना ने सब नकार दी। वंशिका ने जो ड्रेस सेलेक्ट की थी उनको उलट पलट कर देखने लगी। फिर बोली, ये थोड़ा ठीक लग रहे हैं, दोनों को फाइनल कर दो। पर ये तो, शॉपकीपर ने वंशिका की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। ये तो इन्होंने पसंद कर लिए। वह धीमे से बोला, ओह नो प्रॉब्लम, मैं चलती हूँ, क्योंकि इनके अलावा मुझे कोई और पसंद भी नहीं आया। उसने अपना बैग हाथ में उठाया। अरे हेना जी, ऐसे कैसे? आप पहनेगी तो हमारे कपड़ों का प्रोफेशन हो गया। मैं अभी पैक करवाता हूँ। शॉपकीपर ने उसे रोका। ओ मिस्टर शॉपकीपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मैंने चूज किए हैं। वंशिका गुस्से में भुनभुनाती बोली। मैडम, ये तो हेना जी को पसंद आ गए हैं, आप कुछ और पसंद कर लीजिए। आपको नहीं पता ये कौन है? मशहूर मॉडल एना जी, आप कोई और पीस पसंद कर लीजिए, मैं और दिखाता हूँ आपको। वह मुस्कुराहट होठों पर ले आया। मुझे यही चाहिए। प्रांजल बोलो इसे। छोड़ो न वंशिका, तुम कुछ और पसंद कर लो। प्रांजल उल्टा उसे ही समझाने लगा, जो वंशिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रांजल तुम भी? वंशिका भुनभुनाती शॉप से निकली। प्रांजल एक नज़र आहाना पर डालता है और उसके पीछे बाहर ही आ गया।
आहना उसे जाता देखने लगी। चेहरा बिल्कुल कड़ा और सूखे पत्ते सा पीला हो गया। न जाने कैसे उसने यह सब कर लिया। उन दोनों ने उसे नहीं पहचाना। क्या वाकई में वह इतनी बदल गई है कि छोटे मालिक ने उसे नहीं पहचाना? वे तो उसे बचपन से जानते थे। क्या मैं वाकई में इतनी बदल गई हूँ? आंखें सजल हो गई। उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। शॉपकीपर को देखती है, दोनों ड्रेस पैक करवा कर मेरी गाड़ी में रखवा दो। ओके मैडम, शॉपकीपर ने कहा तो उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी। नज़र दौड़ाई, दोनों में बहस हो रही थी। ये सब होने के बाद वंशिका प्रांजल का क्या हाल करेगी पता नहीं। वह शॉप से बाहर आ गई और उन दोनों के सामने से गुजरी तो प्रांजल उसे अजीब सी बेचैनी नज़रों से देख रहा था। न जाने ऐसा क्यों लगा कि उसने उसे पहचान लिया है, पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। शायद वंशिका उसके साथ है, यही वजह है, या वह सचमुच में कंफ्यूज है। वह उसे तब तक जाता देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हुई। क्या देख रहे हो? प्रांजल को अभी भी उस दिशा में देखता देख वंशिका भड़क गई। कुछ नहीं। प्रांजल असहज हो गया तो खुद को सहज करने की कोशिश में बोला, पर आंखों में बेचैनी वंशिका ने पकड़ ली थी। पर कुछ नहीं तो इसे इतने गौर से क्यों देख रहे थे? उसने तंजमय स्वर में बोला और कुदरती नजरें उस पर गड़ाई। मैं तो देख रहा था कितनी घमंडी और मगरूर लड़की है। कुछ लोगों को सफलता मिल जाए तो पचा नहीं पाते। मॉडल है तो कितना एटीट्यूड दिखा रही थी और किसी के भी पसंद किए हुए कपड़े ले लेगी। वह उसकी बुराई करता बोला, झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारी आंखें जुबान का साथ नहीं दे रही हैं। वंशिका भुनभुनाई, कहना क्या चाहती हो तुम अच्छे से जानते हो क्या कहना चाहती हूँ। वंशिका दांत पीसती बोली, मैं नहीं समझा। समझना क्या है? इसकी शक्ल आहाना से मिलती है इसलिए तुम्हारी नज़रें इससे हट ही नहीं रही थी। वंशिका की आंखों में गुस्सा था। ये सच नहीं है पर तुम्हें भी लगा है कि आहाना है। यही सच है, देखोगे भी क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी मासिका को भूले तो नहीं होगे। बहुत रंगलेरियां मनाई हैं उसके साथ। वह जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी। वंशिका, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे भी लग रही थी, पर वो यहाँ कैसे हो सकती है, वो भी इस रूप में? देखा उसका जिक्र आते ही कैसे सवाल पर सवाल उठने लगे मन में। ऐसा कुछ नहीं है, वह हाथ झटकता बोला तो वंशिका गुस्से में जाने लगी और प्रांजल भी उसके पीछे आने लगा। बाहर एग्जिट गेट के पास भीड़ सी जमा हो गई। सभी को बाहर जाने से रोक दिया गया। क्या हो रहा है? प्रांजल ने पूछा। सॉरी, ब्रांड कपड़ों की शॉप की इनोग्रेशन करने एना जी आई हैं। सभी उनका शो देखना चाहते हैं। एक आदमी मुस्कुराता बोला। एना? प्रांजल ने दोहराया। हाँ, एना मशहूर मॉडल। दोनों की नज़र उस पर उठ गई जहाँ उसका शो होने वाला था। बाहर नहीं जा सकते थे तो दोनों वहीं पर खड़े हो उसका शो देखने रुक गए। थोड़ी देर में वहाँ पर लोगों और मीडिया का जमावड़ा भी लग गया जो इसे लाइट शूट कर रहे थे। ट्रेडिशनल कपड़ों की कंपनी थी जो साड़ी, सलवार सूट आदि के लिए अधिक प्रसिद्ध थी। आहाना को उनके द्वारा एक हल्के ग्रीन कलर का सूट पहनने दिया गया। कुछ देर में ही वह उसे पहनकर ट्रेडिशनल लुक में रेडी थी। शार्ट बालों के बजाय उसे लंबे बालों वाली विग लगा दी गई थी। जब तक वह वेस्टर्न ड्रेस में थी प्रांजल थोड़ा डाउट में था, पर अब वह उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। उसकी डील डॉल लंबाई सब कुछ उससे मैच हो रहा था। आहाना को उसके अधिकतर सलवार सूट में ही देखा था। वंशिका को वहीं पर छोड़ धीरे धीरे भीड़ को चीरता आगे ही चला गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने उसके चेहरे पर नज़र टिकाई। होठों के पास तिल भी नजर आ गया। आंखों का रंग और नाक की शेप थोड़ा अलग है, बाकी सेम आहाना जैसी। इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है? जब तक शो चलता रहा प्रांजल वहाँ से इंच भर भी नहीं हिला। उसकी नज़रें बस आहाना पर टिकी थी। अगर ये आहाना नहीं तो कौन है? वह उससे ही जानना चाहता था। शो खत्म हुआ। अब प्रांजल उससे बात करना चाहता था, पर अब मीडिया और लोगों ने आहाना को घेर लिया। भीड़ का जमावड़ा अधिक हो गया था तो उसके बाद कंपनी की तरफ से आए दो बॉडीगार्ड्स ने उसे भीड़ से सेफली निकालकर मॉल से बाहर ले आए। दरअसल ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने 2-3 सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की तरफ से हायर किए जाते हैं
जो ज़रूरत पड़ने पर सामने आते हैं। वह भीड़ में से बाहर निकल गई। प्रांजल भी उसके पीछे बाहर ही आ गया और उसके पीछे वंशिका भी। गाड़ी में बैठने से पहले आहाना ने एक नज़र प्रांजल और उसके साथ खड़ी वंशिका पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठकर आहाना ने सिर पीछे सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर दी। उसका अतीत इस तरह उसके सामने आएगा उसने कभी सोचा ही नहीं था। वह चाहती तो आज छोटे मालिक से पूछ सकती थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। शायद अकेले होते तो जज्बात बेकाबू भी हो जाते, पर वंशिका साथ में थी। दोनों साथ में हैं तो कोई सको सुबह की क्या गुंजाइश। बेकार ही गिरगिट को रंग बदलने के लिए बदनाम कर रखा है। समय बदलने पर इंसान से अधिक रंग बदलने में अभी वो बहुत पीछे है। कभी उसकी वजह से वंशिका को थप्पड़ मारा था, आज उसका हाथ थामे घूम रहे थे। क्यों नहीं भूल जाती उनको। वैसे भी उन्हें कभी नहीं बताएगी कि वह आना है। छोटे मालिक उसका अतीत है। अतीत में जाने पर निराशा और दुख के सिवाय कुछ हासिल भी तो नहीं होता। उसे भी कुछ हासिल नहीं होगा, पर क्या कहे। देने भर से दिल मान जाएगा, करना तो पड़ेगा। छोटे मालिक ने उसे दिया ही क्या, प्यार के बदले धोखा। उसके चेहरे पर कोई रंजो गम ना सिकन न कोई पछतावा, कुछ भी निशान तो नहीं थे। बल्कि वंशिका के साथ खुश हैं। आखिर एक नौकरानी ही तो थी। मेरी उनके सामने क्या हैसियत थी। मैंने ही बहुत बड़े सपने देखे, शायद खुद का ही गुनाह था जिसकी कीमत भी चुकाई। ज़्यादा बड़े सपने आंखों में नहीं समा पाते तो सपने देखने वाली आंखों को ही लहूलुहान कर देती है, जैसे उसकी हुई है। आहाना आंखें बंद किए हुई थी, पर दिमाग में अत्यधिक शोर मचा हुआ था जिसने जुबान को खामोश कर रखा था। आज आहाना बहुत बेचैन है, वो भी क्यों ना। प्रांजल उसका प्यार था जिसको भुलाने उसने क्या नहीं किया। दौलत और शोहरत तो मिल गई है, पर वो इंसान नहीं मिला जो प्रांजल की जगह लेकर उसके टूटे दिल पर प्यार का मरहम लगा सके। इसलिए रह रहकर अतीत में चली जाती है। अविराज और उसका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर तो है, पर उस तरह नहीं जैसे आहाना और प्रांजल का था। आहाना को किसी ऐसे शख्स की आवश्यकता थी जो अपने प्यार से उसे उसके अतीत से बाहर खींच लाता। अविराज कोशिश तो करता है उसे खुश रखने की, पर बिना नाम के रिश्ते में रहकर यह संभव नहीं। आहाना इसे बस दोस्ती ही समझती है। शादी का नाम का सामाजिक बंधन समाज द्वारा यूं ही नहीं बनाया गया है। यह दो लोगों को साथ रहने की इजाज़त के साथ साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करता है, जिसे अभिराज मानता ही नहीं। और आहाना को उसका लाइफ स्टाइल समझ नहीं आता। अभिराज को जब तक आहाना को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस होती होगी, वह कभी भी रिश्ते में नहीं बंधना चाहेगा। प्रांजल के आने के बाद आगे क्या ऐसे हालात उत्पन्न होंगे कि वह उससे बंधन जोड़ने पर मजबूर हो, या यूं ही बंजारा बना रहेगा, या तो समय बताएगा। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। पीछे आकर भी आज वह थोड़ी उदास ही थी। उसे आया देख अमोली भी उसके पास आ गई। उसको देखकर वजह पूछी तो वह टाल गई। फ्लैट की चाबी मिल जाएगी 1-2 दिन में, क्या प्रोग्राम है मैडम का। उसके बोले ये शब्द उसे वापस खींच लाए तो वहाँ ध्यान आया उसे फ्लैट की एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी है। अब तो वह जल्द से जल्द फ्लैट और गाड़ी खरीदना चाहती है। कब तक मिल जाएगी, उसने पूछा। जब तुम चाहो, अमोली ने कहा तो वह इस बारे में और डिस्कस करती है। अगले दिन कंपनी गई तो मैनेजर से अपनी पेंडिंग सभी पेमेंट निकलवाई। जितनी उसकी सेविंग थी सब निकलवाई। कुछ थोड़ा बहुत लोन लिया और फ्लैट के पैसे भर दिए। बाकी बचे पैसों से एक गाड़ी भी ले ली। वैसे तो वह कुछ नया काम करती है तो अभिराज को ज़रूर बताती है, पर यह उसने अभी अभिराज को नहीं बताया। अमोली के साथ लेकर ही कर लिया। अब वह बहुत खुश थी। आज उसके पास अपना घर था। 4 दीवारों की कीमत वही जान सकता है जो खुले आसमान तले सोया हो, और बाकी तो सब कयास भर लगा सकते हैं। ऑफिस की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें अविराज व्यस्त था। मलेशिया की एक बड़ी कंपनी के कुछ मेंबर्स और उसकी अपनी कंपनी के कुछ खास और चुनिंदा लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डिस्कस चल रहा था। जब मीटिंग में हो वह कभी कोई कॉल रिसीव नहीं करता, पर आज फ़ोन वाइब्रेट हुआ
ऑफ करने को उंगलियां बढ़ाई, पर स्क्रीन पर अहाना का नाम फ्लैश होता देख अंगुलियां रुक गई। अहाना उसे कभी खुद से कॉल नहीं करती, वो भी इस समय जब वह ऑफिस में हो तब वो कभी भी नहीं करती। आज क्या बात हो गई, जरूर कुछ अर्जेंट होगा। उसे बेचैनी होने लगी, बैठा न रह सका। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उठकर बाहर आ गया। हाँ बोलो अहाना, क्यों कॉल किया? फोन कान पर लगाकर वह जल्दी जल्दी पूछता है। क्या कर रहे थे खुराना साहब? आहाना की मधुर खनकती आवाज़ कान में पड़ते ही अविराज के चेहरे की गंभीरता मुस्कान में बदल गई। आज उसका बोलने का अंदाज भी बिल्कुल जुदा था, जिसने उसके मन को मीठी गुदगुदी से भर दिया। जरूरी मीटिंग में था, वह धीरे से बोला। ओह मीटिंग, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया कर दिया आपको? मीटिंग अटेंड जब फ्री हो जाओ तो बात करना। नहीं नहीं, बोलो तुम क्यों कॉल किया? ये भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर आप फ्री हो तो डिनर के लिए आपको इनवाइट करना था, वह धीमे स्वर से बोली। क्या? अविराज अपनी हैरानी छुपा ना पाया। हाँ, तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करोगी? हाँ मैं। बेबी, आज तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं, अविराज एक्साइटेड होकर बोला। ऐसा ही समझ लो, अहाना ने उसी अंदाज में जवाब दिया। रियली? हाँ, कहाँ आऊँ? शाम को बता दूंगी। ओके बेबी। अविराज के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आहाना से बात करते समय वह भूल भी गया कि उसकी मीटिंग चल रही थी। ध्यान आया तो तुरंत ही अंदर आकर बैठ गया। उधर आहाना ने भी आज की छुट्टी ले ली थी। पीजी से अपना सामान फ्लैट में शिफ्ट करा दिया, जिसमें अमोली ने उसकी मदद की। 2 मास्टर बेडरूम, एक लिविंग रूम और किचन, आधुनिक सुविधाओं से लैस यह फ्लैट अब आहाना का हो गया था। पंडित बुलाकर थोड़ा छोटा सा हवन करवाकर गृह प्रवेश करवाया था, जिसमें पीजी की लड़कियां भी शामिल थी। इस समय वह अविराज को नहीं बुलाती, वह ऑफिस में बिजी होता है। वह यह खबर हिमानी जी और अर्चित को भी देना चाहती थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उसकी इस सफलता में उनका भी योगदान था, पर भूमि के डर से उसे ऐसा न करने दिया। दोपहर का सबका लंच उसने अपने फ्लैट पर ही दिया और अब शाम को अविराज को सरप्राइज देना चाह रही थी। उसे अपने फ्लैट के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है। वैसे उसने अपने लिए एक मेड का इंतजाम भी कर लिया है। वह रात का डिनर उसने अपने हाथों से ही बनाया। फ्लैट लेने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वह 2-3 दिन पहले प्रांजल और वंशिका से हुई मुलाकात भी अभी भूली हुई थी। शाम के समय अविराज का कॉल आया कि वह ऑफिस से फ्री है तो कहाँ आए। उसे लगा आहाना को किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी खुशी में आहाना उसे डिनर देना चाहती हो। आप ऑफिस से बाहर निकल आइए, वह मुस्कुराती बोली। क्या? अविराज चौंक गया। हाँ। अविराज ऑफिस से बाहर निकला तो थोड़ी दूरी पर आहाना पूरे स्टाइल में अपनी गाड़ी पर हाथ टिकाए खड़ी थी। उसे देख अविराज के होठों पर हंसी आ गई। उसने गौर किया, आज सफ़ेद रंग के सलवार सूट पर सतरंगी चुन्नी ओढ़े बिल्कुल वैसी लग रही थी जब उसे पहली बार ट्रेन में मिली थी। यहाँ क्या कर रही हो? उसके पास आकर उसने पूछा। सरप्राइज, उसने गुलाबी होठों के बीच चमकते दांतों की पूरी पंक्ति दिखाती हो वह हंसी तो अविराज की नज़र उस पर ही अटक कर रह गई। आज तुम कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही हो? उसे खुश देखकर उसने पूछा। हाँ शायद। आंखें मटकाती वह बोली। यहाँ क्या कर रही हो? आपको डिनर के लिए रिसीव करने आई हूँ, वो भी अपनी नई नवेली एसयूवी में। वह लगभग उछलती बोली। अविराज ने हैरानी से उस गहरी ब्लू कलर की चमचमाती गाड़ी को देखा। कांग्रेस, तुमने गाड़ी ले ली, मुझे बताया भी नहीं। सुनकर अविराज के चेहरे पर भी खुशी झलकी। बताने ही तो आई हूँ। आज मैं फेमस बिजनेस टाइकून अविराज खुराना को अपनी गाड़ी में ले जाऊंगी। तुम? हाँ मैं। मुझे गाड़ी से पूरा साबुत बाहर निकलना है, आधा अधूरा नहीं। उसका लहजा मजाकिया हो गया। मतलब तुमने गाड़ी कब चलानी सीखी? उसमें क्या बड़ी बात है, सीख लिया, चलो अब। वह उसकी दोनों बाजू पकड़कर गाड़ी में बिठाती है। ड्राइवर को बोलो बाद में आ जाएगा। अविराज ने ड्राइवर को इशारा किया और उसके साथ ही बैठ गया। तुमने गाड़ी ले ली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। अब देखिए मेरी ड्राइविंग हवाई जहाज़ से भी तेज चलाऊंगी। आहाना तुमने पक्का सीखा है ना, वरना मैं ड्राइविंग करूँगा।
यहाँ तक भी मैं ही चला कर लाई हूँ खुराना साहब। आप आराम से बैठो और मेरी ड्राइविंग का जादू देखो, कहकर वह गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तुम आज बहुत खुश लग रही हो, उसने पूछा। हाँ, आज मेरे 2 सपने पूरे हो गए। 2 क्या? पहला ये, दूसरा सरप्राइज। दूसरा भी है, हाँ। जो भी बोलो, आज तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। आज मैंने, आहाना ने, गाड़ी खरीद ली, जो कभी मामूली सी साइकिल ना ले पाई। उसने आज 15 लाख की गाड़ी ली है। वह खुशी से बोली। क्या कह रही हो? हाँ, मैं स्कूल पैदल जाती और पैदल आती थी। वान्या मुझसे बचपन से चलती थी। वह साइकिल से जाती, पर मुझे नहीं बिठाती थी। मैं घर आकर माँ को कहती, मुझे भी साइकिल चाहिए। माँ कहती, अगले महीने दिला दूंगी। अगले दिन वान्या को कहती कि अगले महीने मेरी भी साइकिल आ जाएगी। वो कहती, पिछले 2 साल से वो अगला महीना नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। कहती वह उदास हो गई। फिर सच में ही वो अगला महीना कभी नहीं आया। साइकिल तो नहीं आई, पर जब 3 टाइम का खाना एक टाइम जुटाना भी मुश्किल हो गया, तो कदम स्कूल जाने के बजाय माली की कोठी की ओर मुड़ गए। शरीर चलाने के लिए भी पेट में खाना चाहिए होता है। 2 दिन से पानी पीकर पेट भर रही थी। जब रहा नहीं गया तो माली की कोठी पर चली गई। उसने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने यहाँ काम पर रख लिया। घर से बैग उठाई जाती। माँ को यही लगता मैं स्कूल जा रही हूँ, पर मैं स्कूल के बजाय माली की कोठी पर झाड़ू पोछा बर्तन करती। एक दिन मालकिन के मेहमान आने वाले थे, तो मालकिन ने लेट कर रोक दिया। घर आकर माँ को लगा मैं पता नहीं कहाँ गलत काम करने लगी हूँ। बहुत मारा। तब मैंने सच्चाई कबूली। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी और भूख है। जो इंसान से सब कुछ करवाता है, ये गाड़ी उतनी खुशी तो नहीं दे सकती जितनी वो साइकिल देती। पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आंखें पनीली हो गई। तुमने बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी है ना? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। अब तो तुम खुश हो। यूं अकेले क्या खुशी, कोई अपना कहने को भी नहीं है। जिस भाई को ढूंढने आई थी वो भी नहीं मिला। मुझे ऐसे ऐसे अकेले अच्छा नहीं लगता। परिवार के नाम पर एक भाई है और है, पर अब वो उससे भी बात करने का मन नहीं करता। उसको यही पता नहीं कि जवान बहन कहाँ है, तो वो कोई भाई हुआ। मैं तुम्हारा अपना नहीं हो, तभी तो आपको अपनी खुशी में शामिल करने ले जा रही हूँ। वैसे कहाँ ले जा रही हो यार, बोलो भी, सरप्राइज है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पार्ट थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि आज का पार्ट पढ़ते समय हमारी आंखें भीग गई। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ सुनकर बताइए और कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।